नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की करेंगे, जहां पर आम आदमी पार्टी अपनी एंट्री के बाद से ही मुफ्त घोषणाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गई है। अब आम आदमी पार्टी के नक्शे कदम पर चलते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रदेश के लोगों के लिए हिमाचल दिवस पर चुनावी गिफ्ट देने की घोषणाएं की है। खाली खजाने से चुनावी सौगातों के ऐलान के बाद प्रदेश में सियासत गरमाती है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी आलाकमान ने मिशन रिपीट का जिम्मा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंपा, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री से प्रदेश में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे में मिशन रिपीट के लिए जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को चंबा में हिमाचल दिवस समारोह के दौरान कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, महिलाओं को बस किराए में 50% छूट और गांव में पानी के बिल माफ करने का ऐलान किया। सीएम जयराम ठाकुर की इन घोषणाओं की विधानसभा चुनावों से पहले मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इसके साथ ही राज्य में नई सियासी बहस भी छिड़ गई है। मंडी में अरविंद केजरीवाल के रोड शो से पहले तक प्रदेश बीजेपी के कई नेता आम आदमी पार्टी पर यह कहकर निशाना साध रहे थे कि हिमाचल की जनता मुफ्तखोर नहीं है। प्रदेश की जनता नई नई योजनाएं और समान विकास चाहती है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की घोषणाओं पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की चुनावी घोषणाओं ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी में आम आदमी पार्टी से हारने का जबरदस्त खौफ है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई खोखली घोषणाओं की सच्चाई उजागर करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही। उन्होंने बताया कि आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वो हिमाचल में 150 यूनिट फ्री बिजली करेंगे, गांव के अंदर पानी फ्री करेंगे और महिलाओं के लिए बसों का किराया अदा करेंगे। ये दिखाता है कि बीजेपी में अरविंद केजरीवाल का इतना खौफ है कि वो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बी से ही आधे अधूरे ढंग से नकल कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वो हिमाचल प्रदेश में 150 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, गांव के अंदर पानी फ्री करेंगे, महिलाओं का बस का किराया आधा करेंगे। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, उनके माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है। हमने तो सुना था कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, लेकिन आज उनकी अनाउंसमेंट से समझ में आ गया कि आम आदमी पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मन में हार का बहुत जबरदस्त खौफ है। कहते हैं बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, फ्री का मजाक उड़ाते हैं, हर जगह कहते हैं ये फ्री तो देशद्रोही है। केंद्र की सरकार में भी रिव्यू करके मीडिया को बताते हैं कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार कह रही है फ्री तो बर्बाद कर रहा है। और हिमाचल प्रदेश में चुनाव आया तो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की कॉपी करने की नाटक करने लगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी ने जो अनाउंसमेंट्स किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की नकल करने की कोशिश है। तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से सीएम जयराम ठाकुर ने घोषणाएं की, उसके बाद अब उन पर निशाना साधा जा रहा है आम आदमी पार्टी, क्योंकि हिमाचल में इस बार अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है और हिमाचल में इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी से दिल्ली से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर की घोषणाओं पर तंज कसा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी से पूरे तरीके से डरी हुई है और डर से ही, हार के खौफ की वजह से, हार के डर के कारण बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी का जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसको आधे अधूरे ढंग से अपना रही है, क्योंकि बसों का किराया आधा करने की घोषणा सीएम जयराम ठाकुर ने की है। और इसी के साथ फ्री बिजली और फ्री पानी घरों में देने की घोषणा जो है वो हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने की है। और ये जो बात है वो सीधे तौर पर अब मनीष सिसोदिया इस पर तंज कसते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिमाचल की जनता जो है वो इस बार बीजेपी को
मैंडेट नहीं देगी। अगर इस बार किसी को सत्ता में लाया जाएगा तो आम आदमी पार्टी को वो इस बार सत्ता में लाने का काम करेंगे, ऐसा कहना है मनीष सिसोदिया का। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपनी एंट्री के बाद से ही मुफ्त घोषणाएं तो कर रही थी, लेकिन अब उन्हीं राह पर चलते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने भी कुछ इसी तरीके की घोषणाएं की है। उन्होंने बसों का किराया आधा करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं का बस का किराया 50% कम और गांव में पानी के बिल माफ करने का ऐलान किया है। और इन्हीं घोषणाओं पर अब आम आदमी पार्टी की ओर से तंज कसा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीएम जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की चुनावी घोषणाओं ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि बीजेपी में आम आदमी पार्टी से हारने का भी जबरदस्त खौफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा खोखली घोषणाएं की गई है, जिसकी सच्चाई उजागर करने के लिए उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी में अरविंद केजरीवाल का इतना खौफ है कि वो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बेमन से और आधे अधूरे ढंग से नकल कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने एंट्री के बाद से ही मुफ्त घोषणाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है और अब आम आदमी पार्टी के नक्शे कदम पर चलते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रदेश के लोगों को हिमाचल दिवस पर चुनावी गिफ्ट की घोषणा की है। खाली खजाने से चुनावी सौगातों के ऐलान के बाद प्रदेश में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। तो जिस तरीके से हिमाचल में राजनीति गर्मा गई है, सियासत पूरे तरीके से सियासत में गहमागहमी मौजूद है। और इसी बीच अब हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ जिस तरीके से ये हिमाचल में तमाम चीज़ें हो रही है और अब इसका जो कनेक्शन है वो दिल्ली से भी जुड़ने लगा है। इसी पर चर्चा कर लेते हैं और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी मौजूद हैं और हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल सबसे पहले टीना जी, आप ही के पास में आना चाहूँगी, क्योंकि कल जयराम ठाकुर ने जिस तरीके से तमाम बड़ी घोषणाएं की है, ये कहा जा सकता है कि खजाना खाली है, लेकिन चुनावी घोषणाएं पूरे तरीके से कर दी है। कर्ज हिमाचल प्रदेश पर अभी मौजूद है, लेकिन इतनी बड़ी घोषणाएं। जी, आपने सही कहा। हिमाचल पे अभी 63,500 करोड़ का जो कर्ज है वो है। और जो कल जो सीएम ने यहाँ पे घोषणाएं की हैं, बहुत बड़ी घोषणा उन्हें माना जा रहा है। चुनावी जो माहौल है उसको देखते हुए माना जा रहा है कि चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ी घोषणाएं की गई है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि खजाना खाली है, राजस्व पे जो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और सरकार को जो इस तरह से बहुत ज्यादा चपत लगेगी, क्योंकि बिजली बोर्ड पहले ही कह चुका है कि ये जो घोषणाएं हैं इससे सीधे तौर पे जो 11.5 लाख उपभोक्ता है हिमाचल के, उनको सीधे तौर पे लाभ पहुंचेगा, लेकिन 250 करोड़ से अधिक का जो हानि है वो बिजली बोर्ड को उठानी पड़ेगी। उसी तरह से एचआरटीसी की अगर हम बात करें, एचआरटीसी पहले ही घाटे में चल रहा है और महिलाओं को भी एचआरटीसी में पहले 25% की छूट अभी तक चली आ रही थी, लेकिन इससे बाद पिछले कल सरकार ने घोषणा की है वो 50 तक एचआरटीसी की बसों महिलाओं को छूट दी गई है। और इसी तरह से अन्य अगर उसकी बात की जाए, आम आदमी पार्टी की जो तर्ज पर ये चली है, ये सीधे तौर पे माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो असर है, भाजपा की जो सरकार है हिमाचल में, उसके जो घोषणा है उससे सीधा दिखने लगा है। तो ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का असर कितना मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो है भाजपा पे यहाँ पे डाला है। ठीक है टीना जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। राजीव, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात हिमाचल प्रदेश की कर रहे हैं, जहां पर जयराम ठाकुर ने चुनावी घोषणाएं की है और उसी पर अब क्योंकि आम आदमी पार्टी हिमाचल में इस बार चुनावी ताल ठोक रही है, इसलिए दिल्ली से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस पर बयान दिया है। राजीव, मनीष सिसोदिया ने जो बयान दिया है तंज कसा, उस पर अपनी बात रखें। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आम आदमी पार्टी की और भाजपा की तो दोनों ही आज दोबारा से आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मनोज सिसोदिया की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने के अंदर बिल्कुल स्पष्ट किया कि भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी की नकल कर रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फ्री की घोषणाएं हैं वो की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार भाजपा जो थी वो ये कहती थी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है फ्री की घोषणाएं कर रही है, वो उसके लिए पैसा कहाँ से लेके आएंगे, और भाजपा जो है वो फ्री की स्कीम कोई भी नहीं देगी। मतलब जिस तरीके से अब हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से चुनावी घोषणाएं की जा रही है और फ्री की स्कीम के लिए, यानी कि कहीं बिजली फ्री देने की बात की जा रही है, पानी फ्री देने की बात की जा रही है, महिलाओं के लिए बसों के अंदर जो किराया है वो आधा करने की बात की जा रही है। मतलब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी की नकल कर रही है, तो इसीलिए जनता को लुभाने के लिए चुनावी स्टंट जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो चुनावी स्टंट जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का है। क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर लगातार बिजली फ्री दी गई थी, 200 यूनिट फ्री दी गई थी, पानी फ्री दिया गया था, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए किराया जो है वो बिल्कुल फ्री दिया गया था। मगर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर महिलाओं के लिए किराया जो है वो आधा करने की बात की गई है, यानी कि नकल जो की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं अधूरी की जा रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के तरफ से बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से चुनावी घोषणा की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा की खुद की मुश्किलें जो है वो खड़ी होती नजर आ रही है। क्योंकि जो नकल करने की बात की जा रही है तो वहां पर भी कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो गिरती नजर आ रही है। भाई यहाँ पर नीति की बात करें आम आदमी पार्टी की, जिस तरीके से पंजाब के अंदर बड़ा है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर जरूर थोड़ा बहुत डर देखने को मिल रहा है। ठीक है अटीना जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में तमाम सियासी समीकरण जो बन रहे हैं, क्योंकि हम बार बार इस बात का जिक्र भी करते हैं, आम आदमी पार्टी इस बार काफी मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि पहली बार भी चुनाव लड़ रही है, उसके बावजूद काफी ठीक ठाक स्थिति में आम आदमी पार्टी है वहां पर। तो बीजेपी को क्या वाकई खौफ कह सकते हैं बीजेपी में, जिस तरीके से केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का जिक्र मनीष सिसोदिया ने किया, और कुछ ऐसा लग भी रहा है क्योंकि पहले ही केजरीवाल सरकार जो है वो बसों का किराया भी महिलाओं को माफ कर चुकी है, फ्री बिजली फ्री पानी दे चुकी है, और जयराम ठाकुर ने भी इसी तरीके की घोषणाएं कर दी है। सभी जानते हैं कि मिशन रिपीट के लिए भाजपा अपनी तैयारियां कर रही है, और जो मिशन रिपीट है उसकी जिम्मेदारी साफ तौर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की है, तो इसके लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि जो मंडी रैली होनी थी आम आदमी पार्टी की, तो उससे पहले ही भाजपा के बड़े नेताओं ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले लिया था कि हिमाचल की जो जनता है वो मुफ्त खोर नहीं है, यहाँ पे जो मुफ्त का मॉडल है, दिल्ली वाला मॉडल है, वो नहीं चलेगा। और इसका जो असर है वो देखने को मिला था मंडी रैली में। आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जब पहुंचे थे वहां पे मंडी में, तो उन्होंने इस तरह की कोई घोषणा या इस तरह की कोई प्रतिक्रिया या इस तरह की कोई बात नहीं की थी कि हिमाचल में वो अपने जो एजेंडा है वो फ्री का कुछ रखेंगे। तो अब ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव है वो साफ तौर पर भाजपा पे देखने को मिल रहा है कि वो किसी भी तरह से नहीं चाहते, क्योंकि कांग्रेस तो इस तरह किसी भी तरह से उनको चुनौती नहीं दे पा रही है, ना वो कहीं खड़ी दिखती है। तो इस तरह जो सीधे तौर पर चुनौती है वो आम आदमी पार्टी से उनको मिलती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी पहला अपना इलेक्शन लड़ रही है, और हिमाचल के जो राजनीतिक समीकरण है वो जो वोट स्विंग है यहाँ पे 4 से 5% वोट स्विंग राजनीतिक जो सत्ता है वो तय कर देता है। तो आम आदमी पार्टी इसको बहुत अच्छी तरह से जानती है, और पिछले कई सालों से वो सक्रिय थी। हालांकि ये पहला इलेक्शन, लेकिन इससे पहले राजनीतिक तौर पर वो सक्रिय रही है, तो उसे वो जानती है कि जो हिमाचल की जनता है वो किस तरह स्विंग करती है, सत्ता विरोधी वोट किस तरह हासिल की जा सकती है, युवाओं को किस तरह, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, इस तरह के जो मुद्दे हैं, गृहिणियों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, तो इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको लेकर जो है किस तरह से चुनाव लड़ना है, और आम आदमी पार्टी किस तरह से भाजपा पे, मतलब भाजपा को जो सबसे बड़ी जो पार्टी अपने को दावा करती है उसको किस तरह से सत्ता से बाहर करना है। तो ये आम आदमी पार्टी अपना राजनीतिक जो सक्रियता है उसके साथ साथ जो अपना जो सक्रिय अपना जो तालमेल है वो बेहतर ढंग से हिमाचल की जनता के साथ बनाना चाहेगी, और इसी क्रम को तोड़ना चाहेगी भाजपा। जैसा कि पिछली घोषणाओं में साफ तौर से देखने को मिला है, हिमाचल की जो जनता है अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, उसको भी ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बड़ी घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो पानी का बिल नहीं आएगा। इससे जो है 30 करोड़ का जो घाटा है वो हर साल जल शक्ति विभाग को उठाना पड़ेगा। तो इस तरह अगर हम देखा जाए तो अभी खाली खजाना है हमारा, लेकिन घोषणा हमने बड़ी की है, तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जनता भी यहाँ साफ तौर पर समझ रही है कि ये जो घोषणा है चुनावों को मद्देनजर रखकर की गई है, और चुनाव निपटने के बाद हो सकता है कि ये वापस पटरी पर आए, और जो इस तरह की जो फ्री की घोषणा
घोषणाएं हैं उनको वापस ले लिया जाए। ठीक है राजीव, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी कहीं पे जाती है, जिस पे राज्य में जाती है तो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात करती है और इसी मॉडल पर वो चुनाव लड़ रही है। इस बार तो खैर पंजाब भी शामिल हो गया है इस मॉडल में, लेकिन अभी तक कहीं चुनाव लड़ा तो दिल्ली मॉडल पर लड़ा। फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री बस की सेवा, ये तीन ही चीजें अपनाई है जयराम ठाकुर ने। क्या लगता है ये जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है दिल्ली में कितना कारगर साबित हुआ है अभी तक? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ग्राम वायलेंस है, जिस तरीके से कच्चे फ्री पानी के लिए बात की गई कि ग्रामीण इलाकों के अंदर फ्री पानी जो है वो मिलेगा, बिल्कुल जिस तरीके से घोषणाएं फ्री की गई है, उससे तो हमें यही लगता है कि दिल्ली के रोल मॉडल को अपनाया जा रहा है भाजपा के द्वारा। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने फ्री बसों का किराया कह सकते हैं महिलाओं के लिए, बिजली फ्री, पानी फ्री, यहाँ तक कि वाईफाई फ्री, तो ये चीज जो फ्री की स्कीम थी या फिर क्या है फ्री की जो घोषणाएं थी वो दिल्ली सरकार ने अपने चुनाव के तौर पर इस्तेमाल की और जनता को कहीं ना कहीं यही चीज फायदा होता हुआ नजर आया। क्योंकि जब बिजली का बिल फ्री आता है तो सोचिए उसको कितनी बड़ी राहत होगी, जनता कहीं ना कहीं इस राहत से काफी बड़ी संतुष्ट होती हुई नजर आई। यहाँ तक कि पानी का बिल नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा था, वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए फायदेमंद हुआ। मगर यहाँ पर महिलाओं के लिए जिस तरीके से अभी तक किराया जो फ्री किया गया है वो अभी तक जारी है, तो वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। और इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं चुन के लेकर आई थी दोबारा से। मगर यहाँ बात करें जिस तरीके से पंजाब के अंदर थी, तो पंजाब के अंदर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने जो इसी तरीके के रोल मॉडल को पंजाब के अंदर रखा और पंजाब की जनता ने भी कहीं ना कहीं इसी रोल मॉडल को देखते हुए वहां की जनता ने उनको अपने चुनाव देकर, वोट देकर अपनी जो सरकार बनाई। मगर वहां पर जिस तरीके से आप कोशिश की जा रही है, दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है पंजाब के अंदर भी कुछ उपलब्धि हासिल करने के लिए बहुत। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। टीना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो अब रुख पंजाब का कर लेते हैं, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शनिवार यानी आज राज्य के लोगों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा कर सकते हैं। 1 जुलाई से पंजाब के लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने लगेगी। आम आदमी पार्टी सरकार का 1 महीना पूरा होने पर सीएम मान आज इसकी घोषणा करने वाले हैं। भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार शनिवार को ही अपने शासन का 1 महीना पूरा करने जा रही है, यानी कि आज उनका 1 महीना सरकार का पूरा हुआ है। और इससे पहले गुरुवार को जालंधर में मुख्यमंत्री भगवंत मान 16 अप्रैल को लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं और बड़ी खुशखबरी देने के लिए ये घोषणा पहले भी कर चुके हैं और आज वो ये घोषणा कर सकते हैं कि दिल्ली की जनता को जो बिजली है वो फ्री में मिलेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सीएम भगवंत मान ने पहले ही कहा था कि वो घोषणा करेंगे 16 अप्रैल को, उन्होंने कहा था बड़ा ऐलान करेंगे, क्या वाकई वो बड़ा ऐलान 300 यूनिट फ्री बिजली हो सकता है इस बार?
जी बिल्कुल, अगर हम कहें मुस्कान तो 300 यूनिट फ्री बिजली ही होने वाला है। इसका ऐलान अगर हम कह सकते हैं कि अखबारों में हो चुका है कि सरकार की तरफ से, जो हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आनी होती है, उसमें ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आई है, जिसमें सीधे तौर पे 30 दिन का कार्यकाल पूरा होने पे अगर हम कहें कि ये चीज हाईलाइट होनी शुरू हो चुकी है। और उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि सबसे पहले 1 जुलाई से पंजाब के लोगों के लिए, आम जनता के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली कर दी जाएगी। 1 जुलाई से यह औपचारिक ऐलान कर दिया गया कि 1 जुलाई से पंजाब के लोगों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली। आपको बता दें कि जुलाई में अगर हम कहेंगे पंजाब में पीक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पीरियड, या हम कहेंगे सबसे ज्यादा जब लोड होती है बिजली की, तो जुलाई होता है। और जुलाई से ही पंजाब के लोगों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली कर दी जाएगी। इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है, अगर वो बहुत जल्दी पॉसिबल है कि कुछ ही देर में खुद सीएम भगवंत मान इसका औपचारिक ऐलान कर सकते हैं बकायदा ट्वीट के जरिए, किसी चीज के जरिए। इसका औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। अगर हम कहें कि एडवर्टाइजमेंट जरूर डिपिक्ट कर दी गई है। आम आदमी सरकार की 30 दिन पूरे होने पर उनके अपनी तरफ से लिए गए फैसले, उन सब के बारे में जानकारी दी। इसमें जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई गई उनका जिक्र किया गया, जो 25,000 सरकारी नौकरियां दी जानी उसका जिक्र किया गया, जो 35,000 की मुलाजम पक्का करना है उनका जिक्र किया गया है, और जो किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट से, उन सब चीजों की मेंशन है। पर जो सबसे चीज हाईलाइट की जा रही है, सबसे ऊपर प्रायोरिटाइज की जा रही है, जिसका कोई गवर्नमेंट पहले ऐलान कर चुके थे कि 16 तारीख को पंजाब के लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान होगा, और शुरू से ही अटकलें चल रही थी। हमने इस अटकलें बताई थी कि बिजली फ्री बिजली को लेकर अटकलें हो सकती है, और उससे आज मोहर लगती हुई नजर आ रही है कि पंजाब के लोगों के लिए 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली फ्री होगी हर महीने। जी ठीक है, आज फ्री बिजली का ऐलान हो सकता है, यानी कि जनता को सीधे तौर पर एक बड़ी सौगात मिल सकती है। इस बार जनता इसको लेकर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है, क्योंकि बिजली तो फ्री पहले भी थी, लेकिन 300 यूनिट फ्री बिजली इस बार की जा रही है। जी बिल्कुल मुस्कान, अगर हम बात करें तो लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। लोग, अगर हम कहें जब से गर्मी शुरू हुई है, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से वेट कर रहे थे कि कब जो अपना मेन वादा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मेन वादों में से एक था 300 यूनिट फ्री बिजली आम जनता को दी जाएगी, और उस चीज को लेकर लोग इंतजार कर रहे थे। मुस्कान, आपको बता दें अगर हम पंजाब में बात करें तो करीब 72 लाख से करीब बिजली डोमेस्टिक यूजर्स हैं, जिसमें से अगर 300 यूनिट बिजली अगर एग्जैक्टली जैसे इन्होंने कहा कि डोमेस्टिक लोगों के लिए लागू हो जाए तो लगभग 62 लाख फैमिलीज को इसका फायदा मिलेगा। मतलब 70 लाख में से 60 लाख के करीब पंजाब के यूजर्स को इसका फायदा मिलेगा। तो 10 लाख के करीब है लोग जो इसमें नहीं आएंगे, जो उनकी कंजप्शन ज्यादा है। पर लगभग आप देखें कि 70% लोग, 70 से 80% लोग ऑलरेडी इस यूनिट के अंदर कवर आएंगे और उनका बिल 0 आएगा। तो पंजाब के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। जब भी अगर हम कहेंगे 300 यूनिट, अगर 1 जुलाई से सीधे तौर पर अगर हम कहेंगे 300 यूनिट का बिल, बिजली माफी का बिल इम्प्लीमेंट हो जाता है तो जी ठीक है, बिजली बिल अगर माफ हो सकता है, और इसी के साथ क्या कोई और बड़ा ऐलान सीएम कर सकते हैं भगवंत मान? देखिए, अगर हम बात करें कि आम आदमी पार्टी का, अगर हम कहें कि मॉनिटर नॉर्मली जो होता है कि एक चीज पे फोकस करते हैं, तो हम आज उम्मीद कर सकते हैं कि आज शायद सिर्फ एक ही चीज 300 यूनिट बिजली के ऊपर ही ऐलान देखने मिल सकता है। पर हाँ, बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर इसके अलावा कोई अनाउंसमेंट होती है तो किसानों को लेकर अनाउंसमेंट हो सकती है। तो किसानों की फसल को लेकर ही, जैसे कल से किसानों की फसल सिकुड़ गई है, तो उनको कंपनसेशन को लेकर शायद एक बड़ी अनाउंसमेंट के साथ हो सकती है। पर अगर हम कहें कि आज की अगर अनाउंसमेंट की बात करें तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं 300 यूनिट फ्री बिजली को लेकर ही मेजर अनाउंसमेंट हमें सुनने को मिलेगी। ठीक है, 300 यूनिट फ्री बिजली इस बार दी जाएगी, लेकिन हमेशा से ही बीजेपी जो है, विपक्षी पार्टियां जो है वो ये सवाल उठाती रही है कि भौगोलिक स्थितियां बहुत अलग है पंजाब की दिल्ली से, तो क्या किस तरीके से बजट को पूरे तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाएगा और बजट को कंट्रोल में रखकर बिजली मुफ्त दी जाएगी जनता को? प्लान क्या है कि सरकार के पास? मतलब देखिए, ये चीज अगर हम कहें कि पार्टी ने कंसिडर कर लिया, अगर हर एक पहलू देखा जाएगा, इसमें 2 फॉर्मेट हम देख सकते हैं कि क्या 300 यूनिट बिजली के बिल की माफी होगी या फिर 300 यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी। इन सब चीजों को लेकर अभी औपचारिक प्रोसेस चल रहा है। पर अगर हमें जैसी जानकारी मिल है कि 2 पहलू दिए जाएंगे, या तो 300 यूनिट लोगों को अगर हम कहें कि बाकायदा सरकार की तरफ से माफ किए जाएंगे बिजली, 300 यूनिट के बिजली के बिल इश्यू किए जाएंगे। पर अगर आपका बिल 300 यूनिट से कम है तो आपको बिल नहीं भरना होगा, और सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी के तौर पर बिल माफ कर दिए जाएंगे। या फिर दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पर 300 यूनिट की सब्सिडी होगी कि 300 यूनिट तक आपका बिल 0 आएगा, और उसके बाद किया जाएगी होगी। ये क्या दिल्ली के मॉडल? तो देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में अगर 300 यूनिट ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपको 1 यूनिट का बिल भरना होगा। वही चीज अब कंसिडर करनी होगी कि क्या पंजाब की आम आदमी सरकार किस पॉइंट पर काम करेगी, क्या 300 यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी या 300 यूनिट
ज्यादा कंज्यूम करने में पूरा बिल भरना होगा, ये सभी फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा और उसके ऐलान होने के आगे क्लियर हो पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऊपर अभी तक किसी तरह से स्पष्टीकरण नहीं आया है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजधानी लाइव में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसारने लगा है, जिसने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। पिछले 4 दिनों से यहां पर हर दिन कोरोना के नए मामले में तेजी देखी जा रही है। यूपी में कोरोना के केसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी है। यूपी में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले में देखने को मिल रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इस बार बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नोएडा की बात करें तो पिछले 7 दिनों में यहां 44 स्कूली छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें से 16 छात्र ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से भी कम है। वहीं नोएडा में कुल 167 पॉजिटिव केस एक्टिव केस है, जिनमें से 26.3% बच्चे कोरोना संक्रमित हैं। प्रदेश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता अपना ली है। यूपी में ऐसे जिले में सबसे ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं जिनकी सीमाएं दूसरे राज्यों से सटी हुई है। इनमें खासतौर से दिल्ली और हरियाणा से सटे जिले हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के कॉन्टैक्ट में भी आए लोगों को ट्रेस कर उनकी जांच की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से स्वास्थ्य विभाग भी चिंता में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। कोरोना के डंक से दहशत का माहौल इस समय उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि तमाम पाबंदियां जो है वो खत्म कर दी गई थी कुछ समय पहले, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो पाबंदियां हैं वो फिर से शुरू की जा सकती हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना उत्तर प्रदेश में पैर पसारने लगा है, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां क्या कुछ है और कोरोना की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या कुछ? देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह से कोरोना एक बार फिर अपनी जो पैर है वो लगातार पसारना शुरू कर दिया है और इसके लिए जो लगातार जो कोरोना बढ़ रहा है इसमें प्रशासन के अंदर भी चिंता आ गई है, सरकार में चिंता आ गई। तो पिछले 4-5 दिनों की बात की जाए तो कोरोना के नए मामले तेजी से देखने को मिल रहे हैं और शुक्रवार की बात की जाए प्रदेश भर में लगभग 90 से ज्यादा नए केस मामले दर्ज किए गए हैं और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि प्रदेश में कोरोना के कुछ सक्रिय केसेस की बात करें तो लगभग 400 से ज्यादा जो है केसेस सामने आए हैं। तो वही बात की जाए तो यूपी में कोरोना केसेस की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे चला गया है और कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए एक बार फिर हिदायत देना शुरू कर दिया गया है। तो बात की जाए तो सबसे ज्यादा केसेस उत्तर प्रदेश में नोएडा और गाजियाबाद में नजर आ रहे हैं और गौतम बुद्ध नगर में। तो वहीं दूसरी इस बार जो कोरोना आया है वो कहीं ना कहीं स्कूली बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है और पिछले 24 से 48 घंटे की बात की जाए तो लगभग 1,11,000 से भी ज्यादा जो सैंपल जांच की गई है और 90 से ज्यादा केसेस की संख्या उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। तो वही गाजियाबाद की बात करें तो 6 नए मामले से आए, लखनऊ में भी मिले हैं लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई। तो वहीं कोविड वैक्सीनेशन की बात की जाए तो अब कुल लगभग 30 करोड़ से भी ज्यादा डोसेस लगाई जा चुकी है और नोएडा और गाजियाबाद में सबसे ज्यादा केस और लगभग 60 से ज्यादा स्कूली छात्रों को कोरोना संक्रमण ने अपनी चपेट में लिया है और इसके लिए प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड में चला गया है और सतर्कता कह सकते हैं कि सतर्कता भी प्रशासन ने लोगों को हिदायत है। प्रदेश भर में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जो दूसरे सीमाओं से सटे राज्य हैं उन पर कहीं ना कहीं
उत्तर प्रदेश से जो नदी है वहां पे आने वाले के लोगों की जांच भी की जा रही है। और लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं टीम 9 के साथ, और जो वैक्सीनेशन का है उसको तेजी से करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है जितेंद्र, जिस तरीके से लगातार कोरोना पैर पसार रहा है और निर्देश अलग अलग तरीके से दिए गए हैं, सरकार की तैयारियां किस तरीके से देखी जा सकती है? पाबंदियां कुछ समय पहले खत्म की गई थी, क्या उन पाबंदियों को फिर से शुरू किया जा सकता है? देखिए, अगर इस तरह के ही केसेस आए दिन सामने आए तो जाहिर सी बात है वो दिन दूर नहीं कि लोगों के चेहरे पर फिर से मास्क दिखाई देगा, सैनिटाइजेशन का प्रयोग फिर से किया जाएगा। और जिस तरह से कोरोना संक्रमण की स्थिति बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, और उसको देखते हुए भी वो दिन दूर नहीं अगर इस तरह से केसेस उत्तर प्रदेश में बढ़ते नजर आए तो जाहिर सी बात है कि चेहरे पर लोगों की मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग लोग फिर से करने देखें। लेकिन चिंता का विषय है, और लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पे है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं अधिकारी के साथ और वैक्सीनेशन को लेकर तेजी से बढ़ाने के लिए, और चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, उनको बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है, तो बच्चों को वैक्सीनेशन से तेजी से जोड़ा जा रहा है। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बात अब मुंबई की कर लेते हैं, जहां से सटे ठाणे ग्रामीण के मुस्लिम बाहुल इलाके में मुंब्रा में जुमे की नमाज के बाद पीएफआई संगठन के मुंब्रा अध्यक्ष मतीन शेखानी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे घटनाओं और अन्य राज्यों में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुए हिंसा को लेकर विरोध किया। मतीन शेखानी ने कहा कि देश में मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है और कुछ लोग मुंब्रा का भी माहौल खराब करना चाहते हैं। साथ ही कहा कि हमारा नारा है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर भी उन्होंने कहा कि एक भी लाउडस्पीकर को हाथ लगाया तो पीएफआई सबसे आगे नजर आएगी। मुंब्रा पुलिस से भी अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अब तक के उन्होंने मेंटेन किया है लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को, कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को बोंगो से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस तरफ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात मुंबई की कर रहे थे, जहां पर लाउड स्पीकर्स को लेकर अब गहमा गहमी लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों ही समुदायों में लाउड स्पीकर पर अजान बजाने और हनुमान चालीसा बजाने को लेकर विवाद हो रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से लाउड स्पीकर्स को लेकर बवाल मचा हुआ है महाराष्ट्र मुंबई में, क्या कुछ इसको लेकर अहम जानकारी, और जिस तरीके से मतीन शेखानी ने तमाम बातें कही कि छेड़ेंगे तो छोड़ो, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके के आरोप और चेतावनी सीधे तौर पर उन्होंने राज ठाकरे को दी है? निश्चित तौर पर मुस्कान जी, देखिए जिस तरह से लाउड स्पीकर को लेकर और हनुमान चालीसा के बीच की जो जंग कहीं कहीं दो राजनीतिक दलों के बीच छिड़ी हुई है, महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने और राज ठाकरे अपनी राजनीति चमकाने के लिए लाउड स्पीकर की जो है आवाज बुलंद की है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 3 मई तक अगर सभी मस्जिदों का लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया तो वह तीव्र आंदोलन करेंगे और मस्जिदों के बाहर जोर आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी के नेता मोहित भारती ने लगातार लोगों को मंदिरों में मुफ्त में लाउड स्पीकर बांटने का भी काम शुरू कर दिया है। इस बीच कल नितिन शेखावत ने, जो पीएफआई संगठन के मुंब्रा अध्यक्ष है, उन्होंने सीधे तौर पर एक जनसभा की। जनसभा के दौरान उन्होंने राज ठाकरे को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर हमें छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, यानी कि स्पीकर को लेकर जिस तरह से लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं राज ठाकरे, उन्होंने कहा कि हमें छेड़िए मत, क्योंकि हम
आवाम के साथ अमन चैन चाहते हैं। ऐसे में अगर लाउड स्पीकर हटाया गया तो पीएफआई संगठन इसका पुरजोर विरोध करेगी। जिस तरह से राज्य के अलग अलग हिस्सों में लाउड स्पीकर लेकर बवाल हुआ था, उसका भी जो विरोध प्रदर्शन किया गया। तो ज्यादातर पर आने वाले समय में मुंबई की स्थिति बेहद बिगड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से लगातार दो दलों के बीच लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, उसको लेकर कहीं के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्यप्रकाश, क्यों एक दो विशेष समुदायों के बीच इस तरीके से बवाल बढ़ाने के लिए राजनीति में इस तरीके की घटनाएं हो रही है? क्योंकि ये तमाम जो किस्से हम देख रहे हैं वो साफ पता चलता है कि राजनीति से प्रेरित है। जिस तरीके से राज ठाकरे ने मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगवाए भी और हनुमान चालीसा बजाई भी, और आज हनुमान जयंती है तो कहा जा रहा है कि पुणे में आज हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर में बजाई जाएगी। देखिए मुस्कान जी, हनुमान चालीसा बजाना गलत नहीं है, आप हनुमान चालीसा बजाइए, लेकिन किसी धर्म समुदाय को टारगेट करके बजाना यह गलत बात है। अमन शांति जो बहाल है उसको बिगाड़ना वो गलत है। हनुमान चालीसा मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर लगाकर बजाना वो गलत है। आप अपने घरों में, दफ्तरों में कहीं भी बजाइए, लेकिन इस तरह से जहाँ विवाद हो सकता है वहाँ हनुमान चालीसा मत बजाइए। इस तरह की बातें होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से शेखानी ने सीधे तौर पर पूरा चैलेंज किया है कि अगर बजाया गया तो पीएफआई संगठन सामने आएगा, लेकिन इस पूरे मामले में मुमरा पुलिस ने देर रात उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, जिसके बाद शेखानी ने अपनी सफाई में कहा कि हम मिल बैठकर बातचीत कर सकते हैं, अगर लाउड स्पीकर की आवाज ऊंची है तो उसे हम कम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर राजनीति करना बेहद गलत है। और इसको लेकर पूरी मुस्लिम संगठन बिल्कुल तैयार है कि अगर वो चाहते हैं तो स्पीकर का डेसिबल कम करना तो वो अभी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से खुलेआम चैलेंज किया जाता है स्पीकर हटाने को, वो बेहद गलत है। ठीक है, स्पीकर हटाने को लेकर जो चैलेंज किया जाता है वो बेहद गलत है, ये शेखानी ने कहा। ऐसे के साथ उन्होंने कई और चेतावनियां भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप लाउड स्पीकर को हाथ लगाओगे तो पीएफआई सबसे आगे देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हाल ही में कुछ समय पहले खबर आई थी कि केंद्र सरकार जो है वो पीएफआई पर बैन लगा सकती है। बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार की एक ऑर्डर में सीधे तौर पे कहा है कि अगर इस तरह की चीजें सामने आती है तो पीएफआई पे बैन लगाया जा सकता है। खासकर मुमरा इलाके में पीएफआई के बैनर तले इस तरह का जनसभा की गई जहां मुमरा पुलिस कुछ मौजूद थी। अब मुमरा पुलिस के सामने यह चैलेंज दिया गया है कि अगर लाउड स्पीकर हटाया गया तो पीएफआई संगठन इसका विरोध करेगा और छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। यानी कि खुले तौर पर राज ठाकरे और बीजेपी को चैलेंज है कि इस तरह की अगर बातें हुई तो जाहिर तौर पर यह माहौल बिगड़ सकता है। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक और ऑर्डर है कि आप किसी भी स्पीकर को हटा नहीं सकते, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो या फिर मैदान में हो। आप उसके डेसिबल को कम कर सकते लेकिन हटा नहीं सकते। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं जो मध्य प्रदेश से है, जहां पर भ्रूण हत्या को रोकने के लिए तमाम योजनाएं चलाने के बाद सरकारी योजनाओं के नतीजे सिफर नजर आने लगे हैं। अब जब नवजात शिशु के मामले लगातार उजागर होते हैं तो ये घटनाएं और ज्यादा दुखद हो जाती हैं। लोगों को जागरूक करने से लेकर जिला अस्पतालों में कई नियमों के तहत गुजरने के बाद भी आज भी सड़कों और नालों में नवजात शव मिलने पर अंकुश नहीं लग पाया है। एक बार फिर इंदौर के शांति नगर में 5 महीने के नवजात शिशु का शव बरामद किया गया। अब पूरे मामले की जांच में जुटी है पुलिस। और आपको बता दें कि इंदौर के शांति नगर में बीते बुधवार को चैम्बर के पास पुलिस को नवजात शिशु के मिलने की सूचना मिली थी, जिसका पीएम इंदौर के अरविंदो अस्पताल में कराया गया। पीएम रिपोर्ट के अनुसार भ्रूण 5 महीने का है जो मृत पैदा हुआ था। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। शांति नगर में जो चैम्बर होता है नाले का, उसमें एक मृत नवजात शिशु का भ्रूण मिला था और उसकी मर्ग कायम कर उसकी जांच पीएम में अरविंदो में हॉस्पिटल में उसका पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट के अनुसार उसमें ये पाया गया है कि ये 5 महीने का भ्रूण था जो नॉन वायबल था, यानी कि वो मृत पैदा हुआ था। तो किसी ने उस बच्चे का जन्म छिपाने के लिए या उस भ्रूण को नाले में फेंक दिया और उस पे से पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। उसमें जांच की जा रही है। आसपास के क्षेत्र में हम तलाश कर रहे हैं और आसपास के हॉस्पिटल्स में भी तलाश कर रहे हैं कि जहां किसी बच्चे का जन्म हुआ हो या किसी प्रेग्नेंट महिला
जिसका मतलब प्रेगनेंसी समाप्त हो गई हो लेकिन उनके घर में अभी बच्चा नहीं है, तो ऐसी जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश, फिलहाल भ्रूण हत्या को लेकर लगातार ये जो सरकार लगातार जागरूक भी करती है, बावजूद इसके आज भी भ्रूण हत्या हमें देखने को मिल रही है और इस तरीके से सड़कों पर भ्रूण का मिलना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, निश्चित तौर पर मुस्कान, आपने सही कहा कि भ्रूण हत्या जिस तरह से सड़कों पर जो है नवजात शिशुओं का भ्रूण हत्या करके जो 100 बरामद होते हैं, वो कहीं ना कहीं काफी चिंतनीय बात है इस तरह सड़कों पर मिलना। क्योंकि प्रदेश और देश भर में अगर बात करें तो भ्रूण हत्या को लेकर जो है प्रशासन और सरकार की तरफ से कठोर कदम उठाए जाते हैं, इतने सख्त नियम है, इसके बावजूद भी जो है भ्रूण हत्या की जो खबरें हैं, जो ऐसी घटनाएं हैं, वो देखने को मिल जाती है। ऐसा ही कुछ मामला अगर बात करें तो इंदौर में भी एक बार फिर से देखने को मिला है। बात करें जहां इंदौर में, जबकि पुलिस कमिश्नरी जो है एक्ट लागू हो चुका है, पुलिस कमिश्नरी एक्ट लागू होने के बाद इस तरह की जो घटनाएं हैं या इस तरह के कृत्य को जो अंजाम देते हैं, उन पर जो है सख्त कार्रवाई की जाती है और प्रशासन का अमला भी पूरी तरह से मुस्तैद रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है इस तरह की घटनाएं देखने को मिल जाती है। इंदौर की ही बात करें तो इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत की बात करें तो शांति नगर में जो है बुधवार को एक ऐसी घटना सामने आई है जहां पर जो है भ्रूण हत्या करके एक नवजात शिशु जो कि 5 माह का है, उसका जो है भ्रूण हत्या करके नाले का जो चैम्बर होता है उस पर जो है बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा। और वहां पर जो है पुलिस के द्वारा जो छानबीन की गई और उसका पीएम कराया गया, तो वहां पर ये भी बातें सामने आई कि जो नवजात शिशु है वो मृत पैदा हुआ था, जिसके बाद जो है परिजनों ने हालांकि उसे जो है नाले में, जिसका भी बच्चा है वो नाले पे फेंक और वहां से चले गए थे। तो ये तमाम बातें जो है साबित करती हैं कहीं ना कहीं कि जहां प्रदेश सरकार तरह तरह के प्रशासन भी सख्त कदम उठाती है और भ्रूण हत्या को लेकर जो है जगह जगह पर जागरूक भी किया जा रहा है, चाहे वो जिला अस्पताल हो या तमाम जो ऐसे प्राइवेट संस्थान होते हैं, वहां पर बड़े बड़े नोटिस जो है चस्पा होते हैं कि भ्रूण हत्या को लेकर जो है सख्त कदम सरकार के द्वारा उठाया जाता है और उस पर तमाम जो है धाराएं भी हैं, 313, 314, 315 के तहत इवन आजीवन कारावास तक की भी सजा का प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी खबरें सामने आती है। ठीक है गणेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। फिलहाल राजधानी लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पप्पू और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को बबली बताते हुए कहा कि कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी को जरूरत नहीं है। कांग्रेस के पप्पू और बबली जब तक कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस समाप्त होती रहेगी। मसूरी में कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस द्वारा 1 महीने बाद नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। उसके बाद कांग्रेस में गुटबाजी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लगातार इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। यहां तक कि कांग्रेस ने एक विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव के लिए अपनी सीट तक छोड़ने की बात कर दी है। वहीं अलग पार्टी बनाने की भी घोषणा करने की बात की है। कांग्रेस गणेश जोशी के खिलाफ अब लामबंद करने की तैयारी कर रही है। देखिए, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है
और कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का पप्पू और कांग्रेस की बबली दोनों बहुत हैं। जब तक ये कांग्रेस में रहेंगे कांग्रेस समाप्त होती रहेगी। जहां जहां ये जाते हैं कांग्रेस समाप्त होती है। और यही नहीं, आप उत्तराखंड के अंदर देखिए, जैसे ही 1 महीने के बाद तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा करी, अध्यक्ष की घोषणा करी, तो उस तरह से इस्तीफों का दौर चल रहा है। कल खुलेआम उनके एक विधायक कहता है कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी के लिए सीट छोड़ दूंगा, मैं नया दल बना दूंगा। तो कांग्रेस समाप्त हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे करती है। जो लोग वहां से आए थे, अगर उनको सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया, सिर्फ इसलिए यूज नहीं किया कि उस समय उन्होंने सरकार बनानी थी। आज वहां से आए हुए लोग हमारी सरकार में मंत्री हैं, तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं, क्योंकि आज देश का सबसे बड़ा नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी हमारी पार्टी का नेता है। अमित शाह जी जैसे हमारे नेता हैं, नड्डा जी जैसे हमारे नेता हैं, और यहाँ की कमान पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा ने संभाली है, जिसने 6 महीने के अंदर एक संदेश दिया है, जिसका प्रतिबंध है कि आज 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर आई हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हल्द्वानी से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से गणेश जोशी ने तमाम अपनी प्रतिक्रिया दी है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तंज कसा है, क्या कुछ उसको लेकर हम जानकारी? मुझे देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर में इस तरीके के बयान आते हैं तो विरोध होना लाजमी है, और वही काम अब कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अपने नेता की तरफ अगर कोई ऐसे टिप्पणी सुनाई देती है तो विरोध किया जाता है, और वही होना है। आज उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड की बात करें तो कांग्रेस के सभी नेता तमाम अपने अपने शहर में, क्षेत्र में गणेश जोशी का यहाँ पर पुतला दहन करके विरोध जताएंगे। और उसका सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भाजपा लगातार प्रदर्शन कर रही है पूरे देश में, उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं आवेश में कहा जा सकता है कि गणेश जोशी बोलते बोलते वो सब बोल रहे जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की अगर बात करें तो इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। कोई पार्टी खत्म हो रही है, चुनाव हार रही है, वो अलग बात है, क्योंकि दूसरी पार्टी अगर अच्छा कर रही है, जनता उसको पसंद कर रही है, तो वो जीतेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन उस बात से कहीं ना कहीं ज्यादा बोल जाना और किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता को के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना, ये कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है। और उसी को देखते हुए कांग्रेस लगातार मुखर है और उनके बयान को लेकर के यहाँ पर नाराजगी व्यक्त की गई है, और पूरे प्रदेश में यहाँ पर गणेश जोशी का पुतला दहन करने की बात की गई है। वहीं कार्यक्रम में जाकर के गणेश जोशी ने जिस प्रकार से यहाँ पर अभद्र टिप्पणी करी है, एक राष्ट्रीय पार्टी का कांग्रेस की आजादी से पूर्व की पार्टी है, लगातार देश का प्रतिनिधित्व करते हुए आई है, और अपने बड़े नेता, क्योंकि बात करें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है, बड़े नेता हैं और प्रतिनिधित्व करते हुए आए हैं देश का, तो उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी न्याय संगत नहीं कहा सकता। लेकिन आवेश में कई बार कहा जाता है कि बोलते बोलते कई बार व्यक्ति बोल जाता है, लेकिन व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि कोई अगर अपने क्षेत्र का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है और जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अगर इस तरह की बातें बोलेगा तो वो कहीं ना कहीं एक गलत संदेश यहाँ पर जा सकता है। लेकिन कांग्रेस की ओर से भी इसी तरीके की बातें कांग्रेस में सामने आ रही है। एक बार फिर से कांग्रेस में कुछ बातें सामने आ रही है, जिसका फायदा उठाकर गणेश जोशी ने ये तमाम बातें कही। कांग्रेस के एक खुद के विधायक हैं जो अब सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार। हाँ बिल्कुल मुस्कान, देखिए ये होना ही है, क्योंकि अगर कोई अपनी पार्टी का यहाँ पर लगातार किसी पार्टी में लगातार हार होती है, तकरार होती है आपसी नेताओं में, तो वो फायदा कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के लोग लेते हैं, और वही गणेश जोशी के द्वारा किया गया। यहाँ पर कांग्रेस से पूर्व के दिनों में जो देखा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस के विधायक अपने ही नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के चयन को लेकर के यहाँ मुखर हुए हैं, नाराजगी व्यक्त की गई है। खुद यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के लिए यहाँ पर जो हरीश धामी है धारचूला से विधायक, उन्होंने अपनी सीट छोड़ने की बात करी है। तो एक जो विरोध होता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में लगातार है, और उसी विरोध के चलते यहाँ पर जो भाजपा है वो लगातार उसके नेता मुखर हो चुके हैं। लगातार कांग्रेस को हादसे में डालने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव का असर बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर आप बयान देते हैं पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ तो कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है, और कांग्रेस लगातार जिस तरीके से यहाँ पर चीजें सामने आ रही है उसको देखते हुए
यहाँ पर विचार करने की जरूरत है कांग्रेस को। और वहीं कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं, जो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं, विधायक हैं और जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको अपने इस बयानबाजी से कहीं ना कहीं बचना जरूर चाहिए। ठीक है अहमद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस को लेकर तंज कसा और ये तमाम बातें कही, उसको लेकर गणेश जोशी जो है वो अब विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया और इसी को लेकर आपको बता दें कि कांग्रेस में भी अब कांग्रेस ने लामबंद होने की तैयारी शुरू कर दी है और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का विरोध करने की तैयारी कांग्रेस ने पूरे तरीके से शुरू कर दी है और इसका विरोध अब जल्द ही कांग्रेस जो है वो शुरू करेगी। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।